नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड की 10वीं यूनिट चल रही हैं, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं थर्ड यूनिट के बारे में। और थर्ड यूनिट में क्या क्या सिलेबस है, क्या है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करते जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलिए। तो हमारा सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि वाला भाग चल रहा है। सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि के अंतर्गत ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा इसके अंदर बैक्टीरिया क्या होता है, इसके अंदर हमने देखा शैवाल क्या होता है, कवक क्या होता है, लाइकेन क्या होता है। अब आज हम देखने वाले हैं वायरस के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वायरस। देखिए, विषाणु वायरस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में। और ये साथ ही साथ आपका बॉटनी में भी आ जाता है और ये अपना जूलॉजी का भी विषय आ जाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जितने रोग हो रहे हैं अधिकतर वायरस से ही संबंधित हैं। तो आप सभी लोग नॉर्मली नाम तो जानते ही हैं, कोरोना वायरस। आखिर ये कोरोना वायरस इतनी तबाही कैसे मचा रहा था? क्या ये जिंदा था, क्या ये मरा हुआ था? आज इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। मुख्यतः आज हम वायरस की बात करेंगे। वायरस क्या होता है? देखिए, वायरस एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। ये नॉर्मली अगर हम चारों ओर देखें तो ये कई सालों तक सुषुप्त अवस्था में क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहेगा। जैसे कंकड़ पत्थर हमारे आसपास पड़े रहते हैं ना, एक समझ विकसित करते हैं पहले अपन। तो जैसे हमारे आसपास कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, वैसे ही ये वायरस क्या होते हैं, चारों तरफ खुले में ऐसे ही पड़े रहते हैं और ये कई सालों तक ऐसे पड़े रह सकते हैं। जब इन्हें कोई जैविक घटक मिलता है, कोई कोशिका मिलती है, कोई जीव मिलता है, तब ये उसको भेद कर उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाकर क्या करते हैं, अनुकूल दशाएं प्राप्त होने पर ये जिंदा हो जाते हैं। सोचिए कैसा चमत्कार है। बाहर ये मरे हुए हैं और शरीर के अंदर जाते ही ये जिंदा हो जाते हैं और जिंदा होने के बाद ये लगातार जिस भी कोशिका के अंदर जाते हैं उस कोशिका के डीएनए को अपने डीएनए से कन्वर्ट कर देते हैं और लगातार कोशिका में विभाजन चालू हो जाता है। इस प्रकार अंदर वायरस बहुत बढ़ जाते हैं गुणन के रूप में, मतलब अपने आप को ये मल्टीप्लाई करते जाते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायरस के बारे में। यहाँ से जितने भी प्रश्न निकल कर आने वाले हैं सारी चीज़ें, और मैं आपसे दावा कर रहा हूँ आप कहीं भी किसी भी बुक से उठाकर देखना, ना तो आपको कोई कंटेंट दे पाएगा ना कोई चीज़। यहाँ एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से 11 नंबर में फ्रेम करने वाली भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए, इनको वैसे देखा जाए तो पादपों के थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता है और जंतुओं में सूक्ष्म जीवों के अंदर रखा जाता है। अब देखो, जो वायरस है, विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, मतलब इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होती। हमने अभी तक देखा उन सभी के अंदर कोशिका थी, चाहे वो कवक हो, चाहे वो लाइकेन हो, चाहे वो शैवाल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। लेकिन वायरस के अंदर कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। ये अकोशिकीय जीव होता है। ये अनुकूल दशाएं मिलने पर, मतलब जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये खुले में नॉर्मली ऐसे हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरा, अब ये बताया किसने? तो इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले वायरस के बारे में बताया था। ये नॉर्मली रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने देखा टोबैको मोजैक वायरस, तंबाकू की पत्ती पर थोड़े बहुत लाल लाल से निशान थे। तब उन्होंने उनको अध्ययन किया, उन निशान की स्टडी की। तब उन्होंने बोला कि तंबाकू की पत्ती को खराब करने वाला एक वायरस है, जिसको बोलते हैं टोबैको मोजैक वायरस के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखो, इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वायरस की खोज की। इन्होंने बताया कि तंबाकू की पत्तियों में होने वाला मोजैक रोग वायरस के कारण होता है। पहले लोगों को कुछ पता नहीं था ज़्यादा, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, स्टडी होने लगी। अब वायरस नाम भी दे दिया जाएगा किसके द्वारा? देखो, विषाणु का अंग्रेजी शब्द वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है विष। अगर आप लिखना चाहें तो नॉर्मली हम ऐसे चालू कर सकते हैं, वायरस एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विष। अर्थात ये नॉर्मली अवस्था में, मतलब वातावरण में ये कैसा रहता है, मृत अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ये जैसे ही किसी भी जीवित कोशिका के अंदर जाता है तो अपने आप की वंश वृद्धि करना चालू कर देता है। इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। वायरस शब्द वेजेरिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
किसने दिया था? बेजेरिक। वायरस का अर्थ होता है विष, और ये शब्द किसने दिया था? बेजेरिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह सजीव निर्जीव के मध्य खड़ी होता है, हम देख चुके हैं। अब वायरस के बारे में और बातें जानते हैं। देखो ये बना किस चीज का होता है। तो अगर आप वायरस को देखोगे तो नॉर्मली वायरस, ये देखो ऊपर इसके क्या रहता है, एक खोलनुमा संरचना रहती है, कैप्सूल रहता है, और ये जो ऊपर इसके अंदर अगर हम खोल के देखें ना तो इसके अंदर हमें मिलेगा डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक अम्ल, और साथ ही साथ प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के कुछ टुकड़े भी इसके अंदर मिलते हैं, और इसके अंदर हमें डीएनए या आरएनए जो कि हमारे अंदर भी है, जो हर एक जीवित जीव के अंदर पाया जाता है। तो याद रखना इनके अंदर नाभिकीय अम्ल, नाभिकीय मतलब नाभिक के अंदर जो अम्ल पाया जाता है, नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए भी पाया जा सकता है या डीएनए भी पाया जा सकता है, और प्रोटीन से मिलकर ये गठित होते हैं। मतलब ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जाता है। मतलब ये जो वायरस होते हैं ये कहीं पर भी इकट्ठे रहते हैं, इनको हम उठाकर लेबोरेटरी में क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे देश तो क्या करते हैं, इनका उपयोग जैव हथियार तैयार करने में करते हैं। आगे चल के जैव संग्राम जो युद्ध होंगे उनमें वायरस बैक्टीरिया का यूज़ करके लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे ही एक पल में मार दिया जाएगा। इतनी बीमारी, जैसे आपने कोरोना में देखा होगा लोग कितने मर रहे थे, मतलब इतनी खतरनाक स्थिति हो सकती है, इतने खतरनाक होते हैं ये वायरस। देखने में ये निर्जीव लगते हैं, क्रिस्टल लगते हैं, पत्थर के जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में जब ये किसी के अंदर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखो एक समझ विकसित करना है, रट्टा नहीं मार के जाना है पेपर में, बस आपको ये समझना है कि ये भैया मरी हुई अवस्था में रहता है, और जैसे ये जीवों के अंदर प्रवेश करता है तो ये जिंदा हो जाता है। ये किससे बना होता है? तो नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के अपने आप को पुनरुत्पादित नहीं कर सकता है। वही चीज है कि भैया सजीवों के अंदर जाएगा तभी ये अपने आप को वृद्धि कर पाएगा, और ये सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है। मतलब कहीं पर भी ये कई वर्षों तक पड़ा रह सकता है। और जब भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है, मान लो कहीं पर भी ऐसे कोरोना वायरस किसी ने छींक दिया तो कहीं पर भी वो रखा हो गया, तो वो रखा रहेगा 4, 5, 7 दिन तक, और जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ टच करेगा तो उसकी नाक या फिर मुंह या कोई भी अंग के द्वारा शरीर में वो जाएगा। जैसे ही जाएगा तो वो धारक के अंदर क्या कर देगा, उसका जो डीएनए आरएनए उसको अपने में परिवर्तित करके और लगातार वृद्धि चालू कर देता है। तो ये क्या होता है, ये सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है, और जब भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है उस जीव की कोशिका को भेद कर अंदर चला जाता है, भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है, अंदर चला जाता है, तो अब क्या करता है, ध्यान से सुनना, तो वह कोशिका के मूल आरएनए और डीएनए जो मैंने अभी बताया, जो हमारा डीएनए और आरएनए है, उसका क्या कर देता है कि जेनेरिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में परिवर्तित कर देता है, में बदल देता है, और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादित करना चालू कर देती है। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो वायरस रहते हैं वो कहीं पर भी सुषुप्त अवस्था में कई वर्षों तक रह सकते हैं। जैसे ही वो किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो वो जीवित कोशिका को भेद कर उसके अंदर चले जाते हैं, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, मुंह के द्वारा, कान के द्वारा, कहीं से भी वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही एंटर करते हैं कोशिका में, जैसे ही वो पहुंचते हैं तो कोशिका के अंदर पहुंचते ही वो क्या कर देते हैं, कोशिका का जो डीएनए आरएनए है उसको अपने डीएनए आरएनए में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर वहाँ से खुद को चालू करना चालू कर देते हैं, मतलब वृद्धि कर देते हैं, और इतने बढ़ जाते हैं कि उस ऑर्गन को खराब कर देते हैं, पूरी बॉडी में रोग पैदा कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना अब आप वायरस के बारे में आराम से लिख पाओगे 5 नंबर तक में कि वायरस क्या है। अब थोड़ा सा अगर 11 नंबर में प्रश्न आता है तो अब वायरस के बारे में क्या लिखना है, तो सबसे पहले वायरस का ऐतिहासिक वर्णन। सबसे पहले वायरस, देखो अगर हम देखें तो जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, तब से वायरस हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि वायरस बाद में आया हो, जब से जीवन उत्पन्न हुआ है, जब से डीएनए आरएनए समुद्र के अंदर मिलकर बना हुआ है, तब से ही वायरस की उत्पत्ति हो गई है। अब हमने खोजा बाद में है, इवानोवास्की जी ने खोजा टोबैको मोजैक वायरस के द्वारा कि भैया ऐसा ऐसा है,
उसके बाद में इस पर रिसर्च हुआ, क्या हुआ, चलिए अब पूरी चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो ऐतिहासिक वर्णन में हमें क्या लिखना है कि पौधों तथा प्राणियों के उद्भव के साथ ही हमारा संबंध वायरस से हो गया। जब से पौधे और जंतु आए पृथ्वी पर तब से ही वायरस आ गए हैं। वायरस हजारों वर्ष पूर्व से ही हमको ज्ञात है, जैसे कि चेचक ईसा पूर्व से, ये हजारों वर्ष पहले से पीत ज्वर येलो फीवर का वर्णन ईसा के पूर्व 10वीं शताब्दी में दिया गया है। मतलब आप समझते हैं ईसा मसीह से पहले भी ये वायरस थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वायरस बाद में आए, वायरस तो शुरुआत से ही चले आ रहे हैं। क्लियर। और डिमित्री इवानोवास्की ने सर्वप्रथम वायरस के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण 1892 में दिया। मतलब 1892 में इवानोवास्की ने बोल दिया कि वायरस होता है और ये बीमारियां पैदा कर देता है। वायरस नाम बेजेनिक नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये नॉर्मली इसका वर्णन थोड़ा और देख लेते हैं। सन 1894 में कीट और पौधों के वायरस के संबंधों का प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करने का कार्य जापानी वैज्ञानिक हासो मोंटो ने किया। हासो मोंटो जी ने बताया, जापानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि वायरस पौधों और जीवों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें बीमारियां पैदा कर सकता है, जानवरों में रोग पैदा कर सकता है, पौधों में रोग पैदा कर सकता है। मतलब ये सभी के अंदर क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। ये रिसर्च कर दी थी हासो मोंटो ने। सन 1915 में 1915 में टुवोट, ये बेहद इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, टुवोट और डेहरेली नामक वैज्ञानिकों ने आगे पता लगा लिया कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को तक इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब वायरस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है, मतलब जीवाणु भोजी के नाम से जाना जाता है। तो जीवाणु भोजी नाम या जीवाणु भोजी की खोज किसने करी, तो बार बार पूछता है, टुवोट और डेहरेली ने जीवाणु पर संक्रमण करने वाले वायरस को जीवाणु भोजी नाम दिया। बैक्टीरियोफेज के बारे में लिखने आए तो आप पहली सटीक लाइन लिख सकते हो, बैक्टीरियोफेज वह होते हैं जो कि जीवाणुओं को, वैसे हम आगे देखेंगे इसको पूरा का पूरा, जो क्या करते हैं, जीवाणु को संक्रमित कर उसे नष्ट करने का कार्य करते हैं। इनके बारे में सबसे पहले 1950 में टुवोट और डेहरेली ने बताया था और इसको नाम दिया था जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। आगे बढ़ते हैं। सन 1936 में बोवडेन और पीरी ने रासायनिक विश्लेषण के आधार पर सिद्ध किया कि वायरस का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब नाभिकीय अम्ल से होता है। ये सिद्ध किसने कर दिया, तो बोवडेन और पीरी ने। ये मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, यही आपको टॉपर बनाएगा। अगर पेपर में एक बार आप अच्छे से पढ़कर जाओगे, कुछ नहीं है, बाकी तो सारी समझ है, 2 4 5 नाम याद करने हैं आपको। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत बड़े अधिकारी बनने वाले हो, समझ रहे हो, पूरा स्टेट आपके अंडर में रहेगा। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए, न्यूक्लिक प्रोटीन के बारे में किसने, बोवडेन और पीरी ने बताया। इस प्रकार से हमें पता लग गया कि भाई वायरस पृथ्वी पर इस तरह से उत्पन्न हुए और धीरे धीरे उनका क्रमिक विकास देखा। अब धीरे से स्टैनले ने इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया। कहीं पर जैसे कंकड़ पत्थर रहते हैं, उनमें से कोई कंकड़ जो अच्छे हैं उनको इकट्ठा करके रखा जा सकता है। ऐसे ही जो स्टैनले थे, उन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर लिया और इन्होंने बताया कि वायरस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले पौधों में जो वायरस पाए जाते हैं, जो रोग पैदा कर देते हैं, वो उनमें आरएनए पाया जाता है। जो इंसानों में वायरस पाए जाते हैं, जो इंसानों और जंतुओं में बीमारी पैदा कर देते हैं, उनमें मुख्यतः नाभिकीय अम्ल डीएनए होता है, लेकिन कोई से में आरएनए भी होता है। तीसरा इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं, वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। मतलब 3 प्रकार के वायरसों का इन्होंने वर्णन करा। पादप वायरस, प्लांट वायरस, इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए उपस्थित होता है, जैसे टोबैको मोजैक वायरस। सबसे पहला ये याद रखना, टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है, टोबैको मोजैक वायरस, तंबाकू की पत्ती में जो वायरस लगा था सबसे पहले। दूसरा जंतु वायरस, एनिमल वायरस, इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए उपस्थित होता है। इनमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, परंतु कभी कभी आरएनए होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, इसी को ऑर्थोमिक्सो वायरस के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या कर देता है, लंग्स संबंधी डिसीज के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको याद रखना, इन्फ्लुएंजा वायरस कैसा है, डीएनए वाला वायरस है, आरएनए वाला है, बाकी नॉर्मली डीएनए वाले होते हैं। और जीवाणु भोजी
बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होते हैं, इन विषाणुओं की खोज का श्रेय टोबोट और डी हेरेल को जाता है, डी हेरेली भी नाम आता है इनका, जाता है। ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, इतना याद रखना है आप सभी लोगों को। ये किस पर आश्रित रहते हैं, केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी बोला जाता है, ठीक है। और उनका भक्षण करते हैं, इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए होता है, जैसे T2 फेज वायरस। अब अलग अलग प्रकार के वायरस रहते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि जो स्टेनले हैं इन्होंने बताया सबसे पहले कि भाई वायरसों को 3 भागों में बांट दिया, एक प्लांट वायरस, एक एनिमल वायरस और एक हो जाएगा आपका बैक्टीरियोफेज, जो क्या कर देते हैं, जीवाणुओं को खाकर जिंदा रहते हैं और इनके फायदे भी हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ऐतिहासिक वर्णन कर सकते हो बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेंगी, बस एक बार आप पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये क्या है, किसने खोज की है, क्या चीजें, पूरा डिटेल में मैंने दिया है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब वायरसों की प्रकृति कैसी होती है। अगर आपसे नेचर पूछा जाए कि भैया उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, वायरस के बारे में आपसे लिखने आ गया 5 नंबर में कि बताइए वायरस के नेचर को समझाइए। तो अब वायरस की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए वायरसों को विचित्र जीव भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है प्रकृति का, थोड़ा सा मैं ये बता दूं। नेचर, जैसे आप लोग नहीं बोलते किसी से यार उसका नेचर कैसा है, तो कोई बोलता है यार बहुत यार अकड़ू किस्म का है, कोई बोलता है बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत अच्छा है। तो ऐसी वायरस के बारे में कोई बोलता है यार वायरस जिंदा है, कोई बोलता है वायरस मरा हुआ है, कोई बोलता है सजीव है, कोई बोलता है निर्जीव है। तो आखिर वायरस की प्रकृति कैसी है, चलिए हम देखने वाले हैं। तो वायरस एक विचित्र जीव होता है, विचित्र मतलब समझ में नहीं आता, ये सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। ये अत्यंत सूक्ष्म एवं दृष्टिगोचर होने के कारण इनकी प्रवृत्ति प्रारंभ से ही विवादग्रस्त रही है। मतलब आप नॉर्मली आपकी आंखों से वायरस को नहीं देख सकते, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्हें देखा जा सकता है। इनमें कुछ गुण सजीवों के समान तथा कुछ अन्य निर्जीवों के समान होते हैं। शुरू से इनमें विवाद है कि सजीव या निर्जीव, अभी देखेंगे अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो। अब आगे बढ़ते हैं हम। वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑन्द्रे लॉक के अनुसार ये पूछा जा सकता है। ऑन्द्रे लॉक नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बोला वायरस एक वायरस है। इनसे पूछा वायरस क्या है, तो इन्होंने बोला वायरस एक वायरस है, ना तो ये सजीव है ना ये निर्जीव है, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की एक संयोजक कड़ी होता है, योजक कड़ी होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि भैया ये किसने बोला, ऑन्द्रे लॉक के अनुसार वायरस एक वायरस होता है और वायरस ना तो सजीव है ना निर्जीव है, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है, योजक उन्हें जोड़ने वाला होता है। अब वायरस में जैविक एवं निर्जीव पदार्थों के समान गुण पाए जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वायरस सजीव है, सिद्ध कीजिए 5 नंबर में। वायरस निर्जीव है, सिद्ध कीजिए 5 नंबर में या 3 नंबर में। तो चलिए अगर वायरस सजीव है तो यह निर्जीव देख लेते हैं पहले। वायरसों की निर्जीवता के लक्षण क्या है, वायरस जिंदा नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो देखो हमें ये पता है कि जो व्यक्ति जीवित है, जो भी जंतु जीवित है उसके अंदर कोशिका होती है। तो सबसे पहली चीज तो वायरस के अंदर कोशिका नहीं होती, ना तो वायरस में वृद्धि होती, वो आकार ही नहीं बढ़ता, उसका जितना है उतना ही रहता है, और ना तो ये श्वसन करते हैं ना ये खाना खाते हैं। तो भैया ये जिंदा कैसे हैं, मरे हुए डले रहते हैं बाहर, अनुकूल परिस्थिति में जिंदा हो जाते हैं, तो हम तो बोलेंगे मरा हुआ है। तो चलिए वैज्ञानिकों ने बोला कि विषाणुओं का शरीर कोशिकीय संरचना का प्रदर्शन नहीं करता है, ये जैसा है वैसा ही रहता है। ये श्वसन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की श्वास नहीं लेते हैं, इनमें वृद्धि प्रक्रिया नहीं होती, ये जैसे है वैसे रहते हैं और अपने आप को बस मल्टीप्लाई करते हैं, इनका आकार नहीं बढ़ता है। इनमें पोषण उत्सर्जन जैसी क्रियाओं का अभाव होता है, ना तो ये खाना खाते हैं ना ये उत्सर्जन करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ ये अपने आप को बढ़ाते रहते हैं और पूरे में इतना बढ़ा लेते हैं कि पूरे अंग को खराब कर देते हैं, सिर्फ बढ़ाते रहते हैं। तो ये इससे सिद्ध होता है कि निर्जीव है। लेकिन एक पक्ष बोलता है कि ये सजीव है, क्यों, क्योंकि ये ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे ही तापमान कम होता है ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। जैसे हम लोग तापमान के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हमारे लैंगिक लक्षण निर्धारित होते हैं, ऐसे ये तापमान के अकॉर्डिंग भी अपनी संख्या को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर डीएनए और आरएनए है, और पता है आप सभी लोगों को, शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन की उत्पत्ति ही डीएनए और आरएनए के संयोग से हुई है।
सबसे पहले समुद्र के अंदर पहला जो जीव आया था बैक्टीरिया, उसके अंदर भी डीएनए आरएनए था। तो इनके अंदर भी डीएनए आरएनए, इससे सिद्ध होता है कि भैया ये सजीव हैं। और चलिए पढ़ते हैं, ये ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, और इनका न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए आरएनए है, डीएनए आरएनए अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ऐसी इनका होता है। सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर यह वृद्धि करने लगता है। इनका डीएनए आरएनए, मान लो कोई बैक्टीरिया किसी जानवर के अंदर चला गया, वायरस चला गया या किसी व्यक्ति के अंदर चला गया, तो उसके अंदर जाएगा, उसकी कोशिका में पहुंचेगा, उस कोशिका के डीएनए को अपने डीएनए से बदल देगा और लगातार कोशिका में विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा और वृद्धि होती जाएगी वायरसों की। इस प्रकार से ये जिंदा होता है और अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो इससे ये पता होता है कि वायरस जिंदा है। तो हम ये समझ गए कि वायरस मरा हुआ कैसे रहता है, हम ये समझ गए कि वायरस जिंदा कैसे रहता है। आज तक जिसने वायरस नहीं पढ़ा, जिन्हें वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो भी अब बहुत सारी चीज़ें जानने लग गए होंगे। आप गांव में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाओगे तो श्योर शॉर्ट एक बार में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। टू द पॉइंट 10 यूनिट हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक भी यूनिट ऐसी नहीं है जो हम आपको कंप्लीट नहीं करा रहे हों। लाइव लेक्चर भी मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। अब वायरसों के सामान्य लक्षण क्या हैं कि भैया वायरसों को देखकर उनके लक्षण, जैसे आपके लक्षण दिख जाते हैं कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कितना कमा रहे हो, सारे ऐसी वायरस को देखकर उसके लक्षण क्या पता कर सकते हैं कि वायरस पर क्या क्या होता है, क्या प्रभाव है। तो वायरस के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वायरसों के लक्षण निम्न प्रकार से, सबसे पहला, इनमें एक ही डीएनए या आरएनए होता है, मतलब ये अगुणित होते हैं। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हम क्या है, डिप्लॉइड हैं। हमारे अंदर जोड़े के रूप में डीएनए पाया जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में होता है। इनका कैसा है, सिंगल है, एक ही हेलिक्स है इनके अंदर। आरएनए में क्या होता है, एकल हेलिक्स होता है। तो इनमें एक ही डीएनए या आरएनए होने के कारण ये अगुणित होते हैं। आपसे पूछेगा कि द्विगुणित होते हैं, बहुगुणित होते हैं या अगुणित होते हैं, तो आप बता पाओगे जो वायरस होते हैं वो अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब अगुणित मतलब एक ही प्रकार की संरचना से बने होते हैं, एक ही डीएनए होता है उनमें। प्रतिजैविकों का वायरसों पर प्रभाव नहीं होता है। अगर आपको वायरस की कोई डिसीज है, सर्दी जुकाम है, तो आप चाहे जैसा एंटीबायोटिक ले लेना, एंटीबायोटिक वायरसों पर असर नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक जीवाणुओं पर असर करती है, एंटीबायोटिक वायरस पर, प्रतिजैविक वायरस पर असर नहीं करती है। वायरस उपयुक्त अंतः कोशिकीय वातावरण में कोशिकीय मशीन की सहायता से पुनरावृत्ति तथा गुणन करते हैं। पोषक कोशिका के बाहर क्रिस्टलीय होते हैं। अब सुनो, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि वायरस उपयुक्त अंतःकोशिकीय, मतलब अंतःकोशिकीय नॉर्मली बाहर ये क्रिस्टल के रूप में मरे हुए रहते हैं, अंदर जैसी कोशिका में प्रवेश करते हैं उसे आच्छादित कर देते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं, तो ये कोशिकीय मशीनरी के द्वारा अपने आप को वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने वंश को बढ़ाना चालू कर देते हैं। तो याद रखना, ये अंतः कोशिकीय वातावरण में कोशिकीय मशीन की सहायता से वंश वृद्धि करते हैं, अपने आप को बढ़ा लेते हैं। वायरस अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, बहुत छोटे होते हैं। कितने, सामान्य रूप से वायरस 100 से लेकर 3000 मिली माइक्रोन, माइक्रोन से भी छोटा है, मिली माइक्रोन माप के होते हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, इतने छोटे होते हैं ये। वायरस के संपूर्ण कण को, ये देखो वायरस का एक कण होता है ऐसे, इसमें कैप्सिड होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन पाया जाता है, एनवलप होता है, ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, अभी हम देखेंगे। तो क्या हो जाता है, वायरस के संपूर्ण कण को बायरॉन कहा जाता है, मतलब इसमें जो चीजें होती हैं उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, बायरॉन कहा जाता है। वायरस अत्यंत संक्रामक होते हैं तथा कुछ वायरस तीव्र गति से रोग फैलाने का कार्य करते हैं। वायरस संक्रामक होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को पहुंचाने का काम करते हैं, और किसी भी व्यक्ति के अंदर ये जाते हैं तो उसको रोगी बना देते हैं, तीव्र गति से उसको बीमार कर देते हैं। ठीक है, अब ये संचार कैसे करते हैं, तो संपर्क द्वारा। एक मान लो किसी को सर्दी है तो वो जाएगा दूसरे से हाथ मिलाएगा, हाथ में पहले ही छींक दिया था उसने तो अंदर उसके दूसरे के चले जाएंगे। या फिर और क्या क्या हो सकते हैं, भोजन के द्वारा, किसी ने किसी को खाना दिया, पहले से ही उस खाने में था। वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, विषाणुओं का संचरण होता है, मतलब बहुत सभी चीज़ों के द्वारा फैल सकते हैं। मक्खी में, मक्खी कहीं पोटी पर बैठ के आई, वही खाने पे बैठ गई, अब वो वायरस को बिठा दिया उसने खाने पे, आपने खाना खाया और क्या हो जाएंगे, बीमार।
या पानी कहीं से आ रहा है जिसमें वायरस आ रहा है, उस पानी को आपने पी लिया, तो इस प्रकार से या वायु हवा आ रही है बहते हुए, तो हवा में क्या हो जाता है, हवा से भी ये वायरस उड़कर आ जाते हैं और श्वसन के द्वारा अंदर चले जाते हैं। तो इनके संचार के माध्यम सारे हो सकते हैं जितने भी संक्रामक रोगों के होते हैं, जो मैंने 6 यूनिट में आपको पढ़ाया है। 6 यूनिट पूरी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई है। संक्रामक रोग, असंक्रामक को ठीक कैसे करते हैं, कैसे रोग हो जाते हैं, सभी पर हमने पूरी डिटेल में चर्चा की है। तो चलिए अब लाभदायक वायरसों की बात करते हैं कि अब वायरसों के भी लाभ होते हैं। हाँ, वायरस के भी लाभ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होने के कारण इनका यूज बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जो केमिकल बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं वो इनका यूज़ कर लेती हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो बड़े बड़े लेबोरेटरीज होते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं। कैसे? ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो बैक्टीरिया को कमज़ोर करने के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को कमज़ोर करने के लिए। तो बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। सजीव और निर्जीव की कड़ी होने के कारण इसका उपयोग जैव विकास के क्षेत्र में किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। जीवाणु भोजी विषाणु मतलब बैक्टीरियोफेज एक लाभदायक विषाणु है। हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर मानव की रोगों से रक्षा करता है। मतलब मानव को क्या करता है, रोगों से बचाने का काम करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। और आपको पता है कि गंगा नदी का पानी पवित्र माना जाता है। आप भर के ले आते हो, लंबे समय तक रखा रहता है, खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी बैक्टीरिया के द्वारा खराब हो जाता है। और गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, पानी के बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे गंगा नदी का पानी शुद्ध और पवित्र होता है। लेकिन वर्तमान समय में इतनी खतरनाक स्थिति है, लोगों ने गंगा को इतना गंदा कर दिया है कि खुद बैक्टीरियोफेज वायरस वहाँ खत्म होने लगे हैं। तो ऑलरेडी बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। इसलिए गंगा को साफ करने के लिए उसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है। अब कोई भी उसे नुकसान पहुंचाएगा तो वो कानूनी रूप से क्या हो जाएगा, अपना पक्ष रख सकती है नदी। तो अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार की वैक्सीन निर्माण में मेडिसिन, जेनेरिक, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, जेनेटिकली इंजीनियरिंग में विषाणु का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैविक विकास, जीवाणु भक्षण, फार्मा उद्योग, मेडिकल जो उद्योग रहते हैं, फार्मा उद्योग होते हैं, औषधीय निर्माण में, मेडिसिन में, वैक्सीन बनाने में, इन सभी में उपयोग किया जाता है वायरस का। क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछ लो तो बता ही नहीं पाएंगे वायरस का फायदा। तो आप आराम से अब लाभदायक पक्ष भी बता पाओगे कि वायरस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अधिकारी बनने वाले हैं। हमें सिर्फ नुकसान नहीं बताने, हमें इंटरव्यू में फ़ायदे भी बताने हैं। तो ये सारे फ़ायदे आप गिना सकते हो कि वायरस किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हानिकारक वायरस भी होते हैं। हानिकारक विषाणु मनुष्यों एवं पौधों में कई प्रकार के रोग, ये 6th यूनिट में हमने पूरा देखा है। एड्स HIV वायरस फैला देता है। डेंगू, ऑर्बो वायरस, चेचक, वेरियोला वायरस के द्वारा, जर्मन खसरा, रुबेला वायरस, पोटैटो मोजेक वायरस, पोटैटो वायरस X के द्वारा हो जाता है। रेबीज, रेब्डो वायरस, खसरा, रुबेला वायरस, पोलियो वायरस के द्वारा हो जाता है। एंटेरो वायरस के द्वारा, तंबाकू मोजेक वायरस के द्वारा। तो ये वायरस पूरे के पूरे हमने वायरस के रोग 6 यूनिट में कंप्लीट कर लिए। लेकिन यहाँ इसीलिए मैंने रख दिया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि भैया वायरस के कारण बीमारियां हो जाती हैं पेड़ पौधों में, जानवरों में और फलों में और इंसानों में। तो ये याद रखना है, इनका हानिकारक पक्ष हो जाता है। अब थोड़े बहुत यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। वायरॉइड क्या होते हैं? तो ये RNA के छोटे कण होते हैं। मतलब जो वायरस होते हैं उनके अंदर जो RNA होता है ना, RNA, वो कण को क्या बोला जाता है, वायरॉइड कहा जाता है, वायरॉइड। और ये पौधे में बीमारियां उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अगर ये प्रोटीन आलू के ऊपर चले जाते हैं तो आलू का ट्यूबर रोग हो जाता है। अगर ये नारियल में चले जाते हैं तो कदंग रोग हो जाता है। कदंग रोग किससे संबंधित है, नारियल से। और ये वायरस से होने वाला रोग है। ट्यूबर भी वायरस के, वायरॉइड के कारण होता है, छोटे से टुकड़े के कारण। RNA को क्या बोलते हैं, वायरॉइड बोलते हैं। जबकि प्रियॉन्स किसे बोला जाता है, तो प्रियॉन्स वायरस का प्रोटीन का टुकड़ा होता है, क्योंकि न्यूक्लिक और प्रोटीन से मिलकर बनता है वायरस। इतना याद रखना है। तो ये वायरस के प्रोटीन के छोटे भाग होते हैं। ये जंतुओं तथा मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मेड काऊ, गाय के अंदर ये चला जाता है प्रोटीन और पूरे दिमाग में फैल जाता है। गाय बेचारी इतनी तड़पती है, पूरे में भागती दौड़ती है, क्योंकि अंदर ही ये उसको खाता है।
उसका दुख वही समझ सकती है, ध्यान देना। तो मेड का हो गया, स्कारपी डिसीज हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग से संबंधित रोग भी इसके कारण हो जाते हैं। देखने में प्रोटीन है हल्का सा, लेकिन ये पूरे अंदर ही अंदर वृद्धि कर देता है और नुकसान पहुंचाता है। वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स तीनों सेल थ्योरी के अपवाद होते हैं, मतलब सेल कोशिका के अपवाद हैं, इनमें कोई कोशिका नहीं होती है, ये खुले में पाए जाते हैं। वायरॉइड मतलब वायरस का पूरा कण, नॉर्मली आरएनए उनका, प्रियॉन्स सेल थ्योरी के क्या है, अपवाद हैं। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स लाभदायक होते हैं। ये क्या करते हैं, वायरस के प्रभाव को खत्म करते हैं, इसीलिए लेबोरेटरीज में इनका यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने में। ये प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जो किसी कोशिका पर वायरस के प्रवेश करने पर कोशिका द्वारा निर्मित होता है, मतलब कोशिका बना देती है इंटरफेरॉन्स, ताकि क्या हो सके, जो वायरस के प्रभाव को समाप्त कर दे। एक प्रकार का प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज के द्वारा निर्मित होता है, ताकि क्या हो जाता है, वायरस को खत्म किया जा सके। इसका प्रयोग वायरस के बचाव की दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। तो इतना भी याद रखना है आपको, मतलब जो भी दवाएं वगैरह बनाते हैं, वायरस से टीके बनाते हैं, तो वो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। और लास्ट देखो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि जीवाणुओं को संक्रमित कर देता है, जीवाणुओं को खाने का काम करता है, इसीलिए इसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। ये देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं, कई सारे टीकों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं जो गंगा के जल को स्वच्छ करते हैं। और वायरस के संक्रमण को ही क्या कहा जाता है, वायरॉन कहा जाता है। वायरॉन संक्रमण कर देते हैं, छोटे छोटे से उनके आरएनए, प्रोटीन वगैरह किसी के अंदर पहुंच जाते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वायरस रोग फैलाता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस का इतिहास क्या होता है, वायरस के बारे में किसने बताया, वायरस का लाभदायक पक्ष, वायरस के नुकसान। कहीं और किसी भी किताब में आपको इस तरह नहीं मिलेंगे। कोई भी कोचिंग में आप चले जाइए, इतनी सरल भाषा में आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 की 10 यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़िया आराम से क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन, जहां पर आपको टू द पॉइंट तरीके से सारी चीजें मिल रही हैं और आप आराम से क्या कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और अभी 80% का ऑफ चल रहा है, तो आप उसका फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।